एक बंद कमरा, मियाँ बीवी बैठे हैं साथ में, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उस कमरे में खेल रहा है। बीवी रिमोट से टीवी के चैनल्स बदल रही है। बगल में बैठा है पति, लेकिन पति लैपटॉप पर कुछ चीजें सर्च कर रहा है। पति गूगल पर लिखता है कि बीवी के मरने के बाद कितने दिनों बाद दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके बाद गूगल कई तरीके के सजेशन देता है। उस सजेशन को पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को तिरछी नजर से देखता है। बीवी अभी टीवी देख रही है, इस बात से बेखबर कि पति लैपटॉप पर क्या कर रहा है। इसके बाद वो जो पति है वो गूगल पर बैक बटन दबाता है। उसके बाद वो फिर से सर्च करता है और लिखता है कि बीवी के मरने के बाद बीवी ने जो कर्ज लिया है उसे कौन चुकाएगा। इसके बाद तमाम तरीके के सजेशन आते हैं। फिर वो अपने बच्चे को देखता है, बीवी को देखता है, टीवी की ओर देखता है, फिर वो बैक बटन दोबारा से दबाता है। इसके बाद वो तीसरी बार या कहें आखिरी बार गूगल पर कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करता है जिसके बाद इस पूरे केस में भयंकर ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में आज अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आखिर में बताऊंगा कि उसने तीसरी और आखिरी बार ऐसा क्या सर्च किया जिसके बाद पुलिस भी इस केस को सुलझा कर भी ये केस एक अनसुलझा ही रह जाता है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं नरेश भट्ट की। आर्मी अफसर था ये जिस वक्त की तस्वीर है। उसके बगल में जो तस्वीर है वो है ममता काफिले की। ममता काफिले नरेश भट्ट की बीवी है। जो नरेश भट्ट है उसकी उम्र है 37 साल। जो ममता जो उसकी धर्मपत्नी है उनकी उम्र है 28 साल। तमाम तरीके की तस्वीरें हैं जिसमें जो ममता है और जो नरेश है दोनों खुश नजर आ रहे हैं। उनकी एक से एक तस्वीरें हैं, शादी की भी तस्वीरें हैं, लहंगे में भी तस्वीरें हैं जहां पर ममता काफी खुश नजर आ रही हैं। कोई भी अगर इन तस्वीरों को देखेगा तो ये जरूर कहेगा कि इन दोनों के बीच में बेहद ज्यादा प्रेम था। जिसके बाद इनकी दुनिया में एक नन्हा मेहमान भी आता है और नन्हे मेहमान के साथ भी ममता की कई सारे फोटोज हैं। लेकिन कहानी में यहीं से बदलाव आता है। दरअसल बच्चा वहीं रहता है, पति भी वहीं है और एक रोज ममता काफिले गायब हो जाती है। और गायब कुछ इस तरीके से होती है कि नरेश भट्ट के घर में पुलिस वाले आ धमकते हैं और पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फुटेज दिखा सकूं जिसमें बकायदा पुलिस वाले अपने ड्रेस के ऊपर कैमरा लगा हुआ जो उनका है उसके जरिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो नरेश भट्ट से पहली बार पूछताछ करने गए तो नरेश भट्ट ने अपनी गुमशुदा बीवी के बारे में क्या क्या जानकारी दी। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि दरअसल जो नरेश भट्ट है उसने अपने सफाई में क्या क्या चीजें कही और केस किस तरीके से घूमकर नरेश भट्ट के आसपास ही घूमने लगा। Yeah, we see like on Tuesday, Wednesday, she left and then she says she gonna go either New York or Texas and then she left she had the phone and then she destroyed that phone and then she left. So she destroyed the phone and she left. She said she was going to New York. Yeah, her sister, one of her sister. Okay. Yeah. Do you have any other contact information? Yeah, I like she has a different 3 phones. I do have like 2 phone numbers. One phone number somebody other receiving, one another contact number for the New York I do have. Okay, can you show me that? Please? Can you Can we hand get that those info? numbers? Can we get those phone numbers from you? Yeah, we just want to see if she's okay because we have an employer calling. to Hi. check. Did she say why she left? Yeah, because we are about to separate and then the home inspection come here to I'm about to sell the home. So she wanna say okay, I wanna go with my sisters and then she used to work Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay. And then sometimes I don't know where you can come inside or I can come outside. It's up to you, sir. Up to you, sir. Yeah. And she used to live in a Falls Church. I don't know the exact address. I know the building because I see noticed there because I saw her email. And then one place over there and then I don't know somewhere in Manassas because on the 8th I think on the 8th she started a job. Last month? No. Yeah, last month. Sorry. Okay. Yeah. On the 8th, so I'm not working since that. She say she gonna be stay there and then once she gonna be everything settled down, she will take the baby. She not gonna leave the baby with me. That's what she said. I know the building in Falls Church where she was. Still she's living over there or Texas because I already conversation with her sister
she just did not reply me, and then she was asking me, and then her mom is also asking for me. I don't know where is she. Okay. So if you could give us the phone numbers, please. We want to see if we can make contact with her. This is not the first time. Multiple times she go and then come back in few days. Okay. I don't have the phone number for her sister. Usually I have a Facebook, but I don't have her phone number. Oh, gotcha. Okay. So that's what I replied 2:23. Usually she works Thursday to Saturday. She works there, and then it's not like first time she disappear and then come back. I live with my parents over there. She say okay, I'm not gonna live with your parents. My parents left back home, and then still a lot of she going. She got the green card already, and then she was about to yeah. Okay. When she left, was she? Did you say anything about hurting herself or anything concerning? No, because if Everything's it's the normal? first time, then I can say, oh, okay, where are you going, this and that. This is multiple times. I don't know who called you, but sometimes she came back, and then most of the her stuff, regular stuff, she already I think in March she already take regular stuff, regular wearing, regular shoes. This is her shoes even but the regular things she already take it. But the normal thing fancy wear, a suits, special wear, still we have here. Okay. Yeah. Okay. Can I get your phone number, sir? Yeah. And 703. do you have ID on here? Yeah. Okay. Just get that. Yeah, we'll get it all at once. So we don't have contact. I mean, what I'm thinking is if maybe get his info and could tell us to give us a call if she comes back. Yep, get his info. Sounds like they're going through a divorce, so she decided to go to New York with her sister. If she just comes back, he can give you a call. And I think it was her job who called, just called them, let them know that, hey, spoke to the husband. It appears they're going through a divorce, and she left and went to New York. And then she is not at the work. Her employer called and asking just called us to check if she was okay. So that's why we're here. We don't mean to bother you. No, that's fine. She's supposed to be there. Usually I don't know. I cannot check. Where she goes. Okay. That's it. Thank you. It's all right. Military? Yeah. What branch? Army. Army? You good? I'm today Virginia. No, my wife is military. Oh wow. So, can I have your card or something? Yes, I'll give you my card. Okay? Yeah, so that I can call back. At this time, the home inspection, they come over here to evaluate the home and then painting. So because I say I want to sell this home, because a lot of stuff going on. So I just bought a year ago. It's less than a year. So I say I'm done. So people come over here and then see ask a little bit, but I already told them realtor, don't talk to anybody else. Just make the inspection and then make a value. That way, can you get the cat on it, please? Even she was 5 months, she left for 2 weeks. We never know. And then one of friend tell me somewhere in Falchurch, and then after that, at that time she had a laptop over here. In my laptop her email was on, and then I see Uber was there. She did the Uber, and then I went to the nearby the building, and then I saw her, at the building, because I wait for her work time. I see her there, and then same thing happens again another time, right here in the Bright Street Drive. She said at that time we had a conversation. She said I'm in a Fairfax, but I just guessed maybe she is there, and then I just wait for a few hours over there. At that time my parents was here, so I can go there. तो सुना आपने, दरअसल नरेश भट्ट की इन वीडियोस को देखने के बाद तमाम जितने भी अमेरिकन या यूरोपियंस हैं वो ये कहने लगे कि नरेश भट्ट एक इंडियन है
और एक इंडियन होने की वजह से उसने इतना खतरनाक अपराध किया है। लेकिन जब हम इस वीडियो को देख रहे थे तो हमें समझ में आ चुका था कि ये जो वीडियो है इसमें नेपाल का झंडा नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे होंगे तो हमें लग चुका था कि शायद लोगों को भ्रम हो चुका है। नरेश भट्ट इंडियन नहीं बल्कि एक नेपाल से बिलोंग करता है। मैं जगह बताने की कोशिश करता हूं। नरेश जिसकी उम्र 37 साल है वो कंचनपुर नेपाल से बिलोंग करता है। ममता जिसकी उम्र 28 साल है वो काबरेन पालन चौक, माफ कीजिएगा मैं नेपाल से नहीं हूं लेकिन उस जगह का नाम बता रहा हूं जहां से ये दोनों बिलोंग करते हैं। दोनों ही नेपाल से हैं। अब वीडियो के अंदर क्या बताया गया? दरअसल वीडियो में यह बताया गया, नरेश से जब पुलिस वाले पूछते हैं कि हमें एक कंप्लेन मिली है कि आपकी बीवी गुमशुदा है, आप बता सकती हैं आपकी बीवी कहाँ है? तो नरेश इस पर क्या जवाब देता है और सुनिएगा। लबो लबा मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो तो पहले सुन ही चुके हैं, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि नरेश ने क्या चीजें बताई बिल्कुल छोटे शब्दों में। दरअसल नरेश ये कहता है कि हम लोग सेपरेट होना चाहते थे, हमारे बीच में डाइवोर्स का प्लान पहले से चल ही रहा था और क्योंकि ममता नरेश अपने माता पिता के साथ रहता था तो इस वजह से गुस्से में रहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि नरेश अपने माँ बाप के साथ रहे, जिसके बाद नरेश ने अपने माँ बाप को वापस नेपाल भेज दिया। लेकिन फिर भी जो नरेश की जो पत्नी है ममता वो वापस नहीं आई। फिर पुलिस वाले और ज़्यादा गहन पूछताछ करते हैं तो जिस पर नरेश ये कहता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ कपड़े लेके आती है, जूते लेके आती है और वापस कहीं चली जाती है। वो हफ्ते में 3 दिन काम करती है, डेट इज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके बाद वो कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि नरेश आप हमें अपनी बीवी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, जिस पर नरेश घबराता है और कहता है कि मेरे पास उसका कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है। वो ये कहता है कि मैं अपनी बीवी से फेसबुक के जरिए बात करता हूं, मेरे पास कोई और कांटेक्ट नहीं है उसका। इस पर पुलिस वालों को लगता है कि शायद नरेश कुछ चीज़ें छुपा रहा है। अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, उसने बहुत सारी और भी बातें कही जो आपने वीडियो में पहले ही सुन लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि असल में मैटर क्या हुआ है। दरअसल जो नरेश है, नरेश की अगर जब हम कुंडली खंगारे थे तो हमें पता लगा कि नरेश पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है यूएस में। उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ से एक काउंटी पुलिस में भी काम कर चुका है जहाँ से उसने रिटायर्ड भी हो चुका है। तो 2 जगह वो काम कर चुका है, एक मिलिट्री में काम कर चुका है, दूसरा वो पुलिस विभाग में काम कर चुका है। जिसके बाद नरेश को मिलिट्री और पुलिस के काम तरीके, जो जितने भी काम या तरीके होते हैं उसके बारे में बखूबी जानकारी थी कि पुलिस वाले किस तरीके से काम कर सकते हैं। वहीं उसकी बीवी ममता जो यूबीए हेल्थ प्रिंस विलियम मेडिकल सेंटर अमेरिका में मानसस एक जगह है, वहां पर एक बतौर रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर काम किया करती थी। हुआ यूं कि 1 अगस्त और 2 अगस्त को ममता को रिपोर्ट करना था हेल्थ सेंटर में। ममता रिपोर्ट नहीं करती है। अस्पताल से बाकायदा कई ईमेल के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए ममता को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ममता का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तब जाकर जो हेल्थ सेंटर वाले थे उन्होंने पुलिस वालों को जानकारी दी कि देखिए हमारी एक एम्प्लॉय गायब है, कई बार कोशिश की गई है उससे कांटेक्ट करने की, वो जवाब नहीं दे रही है, क्या आप इस एड्रेस पे जाकर पता कर सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिकी पुलिस है वो वहाँ पर जाती है, पूछताछ करती है। तब जाकर जो पति नरेश है वो ये कहते हैं कि अगर अस्पताल वालों ने आपसे कहा है कि वो गुम हो चुकी, तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आप मेरी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी दर्ज मत कीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार वो कई दिनों के लिए बाहर चली जाती है और कई लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती है। अब नरेश का ये बार बार बोलना कि मेरी बीवी के ऊपर आप जितनी भी जानकारी है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज मत करवाइए, वो अक्सर बाहर चली जाती है, हम सेपरेट होने वाले थे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पुलिस का जो शक था वो गहराता हुआ जा रहा था। पुलिस फिर जो ममता की माताजी से बात करने की कोशिश करती है। 29 जुलाई को जो ममता की मां है वो कहती है कि बेटी से बातचीत हुई थी, लेकिन बेटी ने कभी भी फ़ोन कॉल पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जिससे ये लगे कि नरेश और ममता के बीच में कोई अनबन हुई। लेकिन हाँ, ये वो ज़रूर कहती थी कि क्योंकि जो ममता है और जो उनकी माताजी हैं वो बहुत दूर रहते थे एक दूसरे से, तो हो सकता है कि ममता अपनी माँ को टेंशन ना देने के लिए नरेश के बारे में कोई जानकारी ना देती हो। तो एक बात रही कि 29 जुलाई के बाद किसी की भी ममता से बातचीत नहीं हुई थी। 29 जुलाई, उसके बाद 30-31 के बाद 1-2 के बाद जब हेल्थ सेंटर फ़ोन कर पुलिस वालों को कहता है कि देखिए हमारी एम्प्लॉय गायब है, तब जाकर पुलिस वाले पहुंचते हैं।
और जब पुलिस चीज़ें खंगाली थी, पुलिस को लगा कि हो ना हो इन जनाब की भी कुंडली खंगालनी पड़ेगी, जनाब जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो नरेश क्योंकि पुलिस विभाग में काम कर चुका है तो पुलिस को पता था कि नरेश शातिर तो है ही। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। पता लगता है कि नरेश बगल के एक वॉलमार्ट में एक रोज जाता है, वहां से 3 चाकू खरीदता है, जिसमें से 2 चाकू तो अब तक मिल नहीं पाया, एक चाकू जरूर मिल गया, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी संदिग्ध चीजें नहीं मिली हैं। दूसरा ये कि दूसरे दिन, मतलब जिस रोज उसने 3 चाकू खरीदा, उसके अगले दिन वो फिर से वॉलमार्ट जाता है, लेकिन इस बार दूसरी जगह की वॉलमार्ट जाता है, मतलब वहां बगल वाले वॉलमार्ट से नहीं, वहां से कुछ दूर दूसरे वॉलमार्ट में जाता है। वहां से वो घर की साफ सफाई, फिनाइल या कई तरह के केमिकल खरीदता है और उसे घर लेकर आता है। पुलिस जब इस सारी चीज़ों को खंगाली थी तो पुलिस को लगा कि हो सकता है ये जो सारी चीज़ें हैं नरेश ने अपनी बीवी के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग ठिकानों पर उसने भेजा हो। अब इसके लिए पुलिस ने पता लगाया कि जो नरेश है उसने बगल के पड़ोस में रहने वाले एक जहाँ पे दान क्षेत्र होता है, जहाँ पे लोग अपने पुराने कपड़े या जीन्स, पुरानी जो सब घर के साजो सामान होते हैं, उन लोगों को दान कर दिया करते हैं। पता लगा कि नरेश ने बड़ी चालाकी से अपने बाथरूम का जो मैट था वो पड़ोस में किसी को दान दे दिया था। अब पुलिस की जो थ्योरी ये कहती है कि हो ना हो नरेश ने अपनी बीवी के कई छोटे छोटे टुकड़े किए, बाथरूम में जो बाथरूम मैट था उसे धोया। अब क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से खंगाल सकती है, पकड़ सकती है, तो उसे उस मैट को जलाने के बजाय, फेंकने के बजाय दान दे दिया, ताकि पुलिस कभी भी उस जगह तक या उस मैट तक ना पहुंच पाए। पहली चीज। जब दूसरी चीज ये कि जब पुलिस वाले उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो खून के धब्बे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे पता लग सके कि नरेश ने ममता का खून किया हो। लेकिन सीसीटीवी फुटेज गवाही दे रहे थे कि उसने चाकू खरीदा, चाकू के बारे में भी नरेश को नहीं पता। इसके बाद पुलिस कई सारी टेक्नोलॉजी लगाती है और पुलिस वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने कोई ब्लू रे टेक्नोलॉजी की सहायता से पता लगाया कि कमरे में खून की छींटे हैं, धब्बे हैं, और जो खून के छींटे और धब्बे हैं वो ममता के डीएनए से मैच हो चुके हैं, जिसे साफ तौर पर पता लगता है कि इस पूरे घर में नरेश ने अपनी बीवी की हत्या की है, उसके कई टुकड़े किए हैं और उसे डिकम्पोज करने की भी कोशिश की है। पता ये भी लगाया पुलिस को कि नरेश ने जो ममता की जो बॉडी पार्ट्स थे उसे पॉलिथीन में पैक किया और जहां पर कचरा जहां फेंका जाता है वहां पर डिकम्पोज, मतलब जिस तरीके से डिकम्पोज, माफ कीजिएगा, जैसे प्रेस किया जाता है किसी कचरे को, वहां पर फेंक के आया ताकि पॉलिथीन में जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक बार में दबकर आगे की ओर निकल जाएं और पुलिस के पास कोई सबूत ना मिले। तो नरेश की जो चालाकी थी वो धीरे धीरे पुलिस को पता लग चुकी थी। अब बारी थी कि कोर्ट में किस तरीके से साबित किया जा सके। तो पुलिस ने 2 से 3 चीजें जाकर पुलिस वालों कोर्ट में बताई कि देखिए जनाब, हमने नरेश के लैपटॉप को लिया, जांच पड़ताल की, K9 डॉग्स और तमाम तरीकों से छानबीन की, तो हमें तो चाकू तो नहीं मिला, ममता की बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले, लेकिन हमें शक है कि 29 जुलाई को ही ममता को मार दिया गया हो। उसके बाद बॉडी को कुछ इसी तरीके से फेंका गया हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ कचरे पे जाके फेंक के आ गया, और कई बार वो प्लास्टिक बैग के सहारे बाहर जाता हुआ नजर भी आया है। अब कोर्ट में जो नरेश के वकील थे उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अब तक कोई बॉडी मिला ही नहीं है, तो पुलिस ये कैसे कह सकती है कि नरेश ने अपनी पत्नी को मार दिया हो। बल्कि नरेश एक आर्मी ऑफिसर तो रह चुका है, पुलिस विभाग में काम कर चुका है, वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके नरेश पर चार्जेस फिक्स किए जाते हैं, और फिक्स इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नरेश ने गूगल पर एक तीसरी चीज सर्च की थी। उसने ये सर्च किया था कि अमेरिका के वर्जीनिया में बीवी की जो लाश है उसे किस तरीके से ठिकाने लगाया जा सकता है, मरने पर क्या क्या होता है। गूगल पे उसकी यही हिस्ट्री, जो सर्च हिस्ट्री थी कि वर्जीनिया में अगर बीवी को मार दिया जाए तो किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, यही सर्च हिस्ट्री इस पूरे केस में साबित करती थी कि कहीं ना कहीं जो नरेश है वो उसने ही अपनी बीवी को मारा है, और ये चाहता था कि वो पुलिस वालों तक कभी भी पुलिस वाले उस तक ना पहुंच पाए, और सबूत मिटाने के लिए उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन बावजूद इसके वो अपने जुर्म को नहीं छिपा सका। लेकिन इस पूरे केस में चार्ज फिक्स हो चुका है, नरेश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, जिस तरीके से श्रद्धा वालकर केस में बॉडी पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, यहां पर
नरेश ने ममता को मारकर कहां फेंका, कहां उसने बॉडी पार्ट्स के साथ क्या किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 3 हथियार आए थे, 3 चाकू आए थे, 2 चाकू गायब है। वो चाकू कहां गए, क्या हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस के पास जो थ्योरी है, उस थ्योरी में साफ तौर पर नरेश ही कल्प्रिट है और नरेश पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और नरेश आने वाले वक्त में अगर अपना मुंह खोलता है और बताता है कि क्यों अब वो ममता को मारना चाहता था और ये वो चीज़ें सच क्यों कर रहा था, कि बीवी के मरने के बाद बीवी का कर्ज कौन चुकाएगा, वो दूसरी शादी क्यों करना चाहता था, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो नरेश के आसपास घूम रहे हैं और नरेश को इसका जवाब देना ही पड़ेगा।